Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying at home because it is very important to be safe and healthy. So, we'll move on to the topic now. And as you all know, I have already mentioned this. The topic for today is macroeconomics. We'll deal with macroeconomics from the very basics. And आज मैं सिर्फ एक बेसिक लेक्चर ही है, ये बेसिक वीडियो क्रिएट करी है जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट व्हाट इट इज़ and what are its vital components so that we can create a difference between microeconomics and macroeconomics, right? ऐसे मैंने बताया हुआ है पहली वीडियो में कि what does micro mean. माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आपको आई होप याद है, दैट इज़ छोटा, राइट? माइक्रो का मतलब छोटा है. एंड फिर अगर हम मैक्रो की बात करें तो व्हाट डज मैक्रो मीन्स? मैक्रो मीन्स लार्ज. ठीक, अब मैक्रो का मतलब तो लार्ज होता है, ठीक, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लार्ज का मतलब क्या है? क्या इंडिकेट करता है लार्ज? व्हाट डज लार्ज मीन इन इकोनॉमिक्स? इट मीन्स इकॉनमी एज अ होल. पूरी इकॉनमी की बात जब करी जाएगी. माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल की बात करते थे, मैक्रो में हम पूरे की बात करेंगे, होल की बात करेंगे. इकॉनमी को एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर इंडिविजुअल मार्केट पे नहीं लेंगे. हम सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर्स, सारी मार्केट को इन्वॉल्व करेंगे, राइट? सो आज यही है बेसिकली. विल स्टडी अबाउट दीज एंड इट्स वाइटल कॉम्पोनेंट्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको पता है कि क्या होता है. इट डील्स विथ इश्यूज जो रिलेट करते हैं छोटे पे, राइट? जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी में जो डील करता है उसके सारे इश्यूज़ के बारे में बात करता है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब बात करते हैं कि बेसिक इश्यूज़ क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के. तो इसको तो हम पहले, अभी मैं सिर्फ मेंशन कर रही हूँ कि क्या इश्यूज़ हैं. नेक्स्ट स्लाइड में विल स्टडी इंडिविजुअली वन बाय वन. हर एक इशू को हम डीपली पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है? सो पहला इशू विल बी इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. इक्विलिब्रियम सेटअप होना इकोनॉमी में पहला इशू है ये बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? नेक्स्ट इशू होगा डिसइक्विलिब्रियम. जब इकोनॉमी में आ जाए, इक्विलिब्रियम मतलब कि एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस का कंडीशन. जब वो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट कर देगा, राइट? एंड फिर उस डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए तीसरा कंडीशन आएगा जो बेसिकली करेक्शन होगा डिसइक्विलिब्रियम का, ठीक? इसके लिए बहुत सारी थियरीज बनाई गई हैं. हम कुछ के बारे में बात भी करेंगे, कुछ के नाम को मैं मेंशन करूँगी सबके पॉइंट पे. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. उन इश्यूज़ को डील करने से पहले, उनके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म्स का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्लियर होंगे हमें. सो पहले उसी को पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एग्रीगेट डिमांड. अब what is the meaning of aggregate demand? What do you mean by the term aggregate demand? इसको जानने के लिए सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है. बहुत लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं इसे मेंशन कर रही हूँ सो दैट जिन्हें नहीं पता है दे शुड नो व्हाट डज एग्रीगेट मीन. सो इट मीन्स अ होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है? हम छोटे छोटे अलग अलग एलिमेंट्स को जो हैं उनको इकट्ठे कर दें, उनको जोड़ दें, जो उनसे एक फॉर्मेशन होगा ना वो होल, उसे एग्रीगेट कहते हैं, ओके? जैसे कि अब मैं इंडिविजुअल की बात करती अगर, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल एक सेपरेट है, एक सेपरेट एलिमेंट है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है? सब एक सेपरेट एलिमेंट्स हैं. इन सबको मैं सारे कंज्यूमर्स को एक साथ ले आऊँ, होल की बात करूँ, तभी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी ना. तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ना कि डिमांड और सप्लाई की, ठीक है? क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं अभी हम इकोनॉमी एज अ होल पे बात कर रहे हैं. एग्रीगेट का मतलब समझ में आ गया?
तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब भी ईजिली समझ में आ जाएगा. दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द इकोनॉमी एट डिफरेंट प्राइस लेवल. जैसे कि मैंने कहा, एग्रीगेट का मतलब होता है कि सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स को एक साथ लेके आना, उन्हें ज्वाइन करना. ठीक है, वही बात है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि सब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को इंडिविजुअल लेवल पे जो है सबकी, उन सबको एक साथ लेके आना, उनका एग्रीगेट करना एज अ होल, एक में फॉर्म करना. ठीक है, क्या उनके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है इकॉनमी में हर डिफरेंट प्राइस लेवल पे, इसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट विल लर्न व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई. So next is aggregate supply. So what is aggregate supply? Demand समझ में आ गया होगा most probably. So what is aggregate supply? अब aggregate का मतलब पता है तो I'll directly move on to aggregate supply only. ठीक है, so it is the total supply of goods and services available to a particular market from producers. एग्रीगेट डिमांड वो था जब कंज्यूमर डिमांड कर रहा था, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को जोड़ा गया, होल में फॉर्म किया गया, तो वो एग्रीगेट डिमांड हो गया. जस्ट उसी तरह ही एग्रीगेट सप्लाई है कि जो जब भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स सप्लाई करते हैं तो वो तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, वो तो माइक्रो हो गया. एग्रीगेट सप्लाई वो होगा जब सारी सप्लाई को एक साथ लाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की सारी सप्लाई जो अवेलेबल है एक पर्टिकुलर मार्केट में प्रोड्यूसर्स की तरफ से, सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को एक साथ लाया जाए, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट होने के या बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक दो आई विल टेल यू. दैट इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर सोचो पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर लोग बढ़ेंगे तो सामान ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टाइम पे. ठीक है, डिमांड लोगों की बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी. करेक्ट. एंड दूसरा पॉइंट भी सोच के देखो, अगर सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करने का, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अगर हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए किसी चीज़ को बनाने की तो हम सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं. मान लो कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अगर मेरे पास कोई अच्छी टेक्निक आ जाए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, जो अब तक मैं ट्रेडिशनल इस्तेमाल कर रही थी, अगर अब मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, अच्छी मशीन्स का इस्तेमाल करूँ तो मैं ज़्यादा बना सकती हूँ, अच्छे प्रोडक्ट बना सकती हूँ और क्वांटिटी भी उसकी कम टाइम में इंक्रीज़ कर सकती हूँ. राइट. तो इस वजह से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई, मैं सप्लाई ज़्यादा कर सकती हूँ. ठीक, ऐसे सारे ही प्रोड्यूसर्स सप्लाई बढ़ा सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए तो, या फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी. और डिमांड छोड़ो, पॉइंट ये भी है ना कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग प्रोड्यूसर्स भी तो बढ़ेंगे ना. फिर सिर्फ कंज्यूमर्स तो बढ़ते नहीं हैं, प्रोड्यूसर्स भी तो बढ़ते हैं ना, वो भी बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली सप्लाई भी बढ़ेगी. ठीक है, तो दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई. अभी विल मूव ऑन टू द इश्यूज़ बेसिकली जो मैं पढ़ने थे. ये इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि होता क्या है, वो टर्म्स क्या है, क्योंकि अभी टर्म्स का इस्तेमाल होगा, इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल होगा, तो यू शुड नो दिस. राइट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट इशू. बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले तो यही जानना ज़रूरी है. अगर इंग्लिश में आप समझो तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस. ठीक है, बैलेंस बनना. हिंदी में समझो तो इसका मतलब सीधे सीधे है संतुलन. ठीक, तो इकोनॉमी में एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये डील जो करता है, इसमें ये जो बैलेंस बताने की बात हो रही है वो होती है डिमांड और सप्लाई में बैलेंस. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो बैलेंस क्रिएट होता है, मतलब कि जो डिमांड की जा रही है जितने गुड्स और सर्विसेज की, उतनी ही सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की. जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वो कंडीशन होता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का कंडीशन. ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी जब स्टडीज़ हुई तो इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी थियोरीज़ दी. ठीक, लेकिन हम ऑब्वियसली सारी थियोरीज़ तो नहीं पढ़ सकते अभी, तो जस्ट एक थियोरी जो बेसिकली इसी को कहते ही हैं, जो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, दैट इज़ द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये फॉर्मुलेट की गई थी. ये वही कंडीशन है
जब भी हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हो जाए बराबर। ये जब बराबर होगा उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इकोनॉमी में, मार्केट में। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम। सो या नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया ना, एक स्टेट ऑफ बैलेंस। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, उस बैलेंस का बिगड़ जाना। ठीक है, तो बेसिकली जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक बैलेंस वाले स्टेट में ना होना, वो कंडीशन होती है मार्केट में या इकॉनमी में डिसइक्विलिब्रियम की। ठीक है, इसे हम दूसरे टर्म्स में भी कह सकते हैं, जैसे कि जब हमारी जो रिसोर्सेस हैं जो हमने इस्तेमाल की जा रही हैं, जब वो पूरी तरीके से फुल्ली यूटिलाइज ना की जाए। ठीक है, पूरी तरीके से इस्तेमाल ना की जाए, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना हो उनका, वो कंडीशन में भी डिसइक्विलिब्रियम मार्केट में आता है। कैसे आता है, अब ये भी जानना ज़रूरी है ना कि ये फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो थिंक अबाउट इट, जैसे कि मान लो कि मेरे को 100 पैकेट ब्रेड बनानी है, 100 पैकेट की डिमांड है मार्केट में। ठीक, मेरे पास सामान भी 100 पैकेट का है, लेकिन मैं थोड़ा वेस्ट करूँ उन सामान को, ढंग से प्रोड्यूस ना करूँ, या थोड़ा वेस्टेज चला जाए या थोड़ा ख़राब बन जाए मेरे से, तो उनको तो मैं हटा दूँगी, वो तो पैक करूँगी नहीं पैकेट्स को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोडक्शन किया और मेरे 90 पैकेट्स ही बन पाए। ठीक, डिमांड क्या बताया मैंने, 100 पैकेट्स की हुई है, लेकिन मैंने बनाए कितने, 90 पैकेट्स। तो क्या डिमांड और सप्लाई बराबर है यहाँ, नहीं, डिमांड 100 पैकेट की थी बट सप्लाई मैं सिर्फ 90 की कर पाऊँगी। ये जो डिसबैलेंस है ना, यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से रिसोर्सेज का प्रॉपरली ऑप्टिममली, ये वो डिसबैलेंस डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है मार्केट में। ठीक है, अभी इसको पढ़ने के लिए, इस डिसइक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए ऐसे तो बहुत सारी थियोरीज बनी हैं, लेकिन मतलब बेसिकली आई मेंशन अ थियोरी, दैट इज़ द थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अभी बात ये आती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जर्नल एक राइज हो जाए प्राइस लेवल में। ठीक है, जर्नल प्राइस लेवल में बढ़ना कुछ, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, जब दाम बढ़ जाए। और जब दाम घट जाए, जर्नल प्राइस लेवल में रिडक्शन हो जाए, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी करता है वो कॉन्सिक्वेंसेस जब डिमांड या सप्लाई डिसबैलेंस हो जाए, कोई एक चीज़ ज़्यादा कम हो जाए। जैसे मैंने अभी पहले बात करी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट पे, जिस कंडीशन में मान लो पहला कंडीशन ये है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, जैसे कि पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 पैकेट्स की डिमांड हुई थी ब्रेड की, बट मेरी से प्रोडक्शन सिर्फ 90 पैकेट्स का हो पाया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, ये पहला डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, अब इसी कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करूँ अगर टर्म्स में, जो मैंने अभी जो थियरी के बारे में बात करी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की, तो यहाँ थियरी कौन सी अप्लाई होगी, इन्फ्लेशन की थियरी। जो यहाँ गैप क्रिएट हो रहा है डिमांड और सप्लाई में, वो जो गैप है उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। अब ऐसा क्यों है, इन्फ्लेशनरी गैप क्यों है, सोच के देखो। अभी प्राइस का क्या हो रहा है, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ तो मतलब प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा होगा जर्नल प्राइस लेवल में। वो क्यों हो रहा है, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई सामान प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे पास सप्लाई अगर मैं 90 की कर पा रही हूँ और डिमांड अगर 100 की है, ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई मैं कम कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उस टाइम दाम बढ़ा दूँगी उन चीज़ों के। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कंज्यूमर को ज़रूरत है उस चीज़ की, वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जब डिमांड कर रहे हैं तो मैं प्राइस को बढ़ा के बेच सकती हूँ। ठीक, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, एक डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन कब होगा, जब हमारी सप्लाई क्या हो, वो ज़्यादा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई जब ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वही ब्रेड वाले का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर डिमांड 100 की थी,
ठीक है, मैं 100 की डिमांड लेके चल रही हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो है मार्केट में वो 100 पैकेट ब्रेड की है। अब मैं प्रोडक्शन करने बैठी और मैंने प्रोड्यूस कर दी फॉर एग्जांपल मान लो 110 पैकेट्स ऑफ ब्रेड। तो मैंने क्या कर दिया, सप्लाई ज़्यादा कर दी उस टाइम पे। ठीक है, अब मैं मार्केट में ज़्यादा सामान बेच पा रही हूँ, लेकिन डिमांड उतनी नहीं हो रही है। ठीक है, अब डिमांड नहीं हो रही तो मुझे लग रहा है कि मेरा सामान ख़राब हो सकता है कि ना बिके तो। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं पहले होलसेलर को बेचूंगी। होलसेलर अगर मना कर देगा कि नहीं मार्केट में तो डिमांड ही नहीं है इतनी, तो मैं लूँ ही क्यों, तो मेरा वो वेस्ट जाएगा वो सारा सामान। ठीक है, तो मैं उससे बेहतर क्या करूँगी, थोड़ा प्राइस क्या कर दूँगी, रिड्यूस कर दूँगी। दैट इज़ द डिफ्लेशनरी गैप एंड दैट इज़ वॉट इज़ टर्म्ड, वहाँ थियरी ऑफ डिफ्लेशन का काम होगा। ठीक, उस सिचुएशन में वहाँ आ जाएगा क्या, जो सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, वो जो गैप क्रिएट हो रहा है वो गैप है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, अब ये जो पूरा डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन क्रिएट हुआ है, इनको करेक्ट करने का पॉइंट कैसे किया गया है, उसके लिए क्या किया गया है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। करेक्शन का मतलब क्या है, ये मतलब है कि हम बैलेंस जो बिगड़ा था हमारा, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम के कंडीशन में, डिमांड और सप्लाई के बीच में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में बेसिकली, उसको रीस्टोर करना। तो जो रीस्टोरेशन होना वो इस तरह से हो कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी फुल यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक, तो इसी डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए कुछ थियरीज आई इनसे रिलेट करके। ठीक, अब वो थियरीज हम अभी डीपली तो नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूँगी एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हम उसके एटलीस्ट नाम तो जान ही सकते हैं। ठीक है, टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर कि करेक्शन के लिए कौन कौन सी थियरीज आई। सो पहली जो थियरी आई दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली इट इज़ अ पॉलिसी जो फॉर्म की गई थी, जो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी पे फोकस करती थी, क्रेडिट क्रिएशन पे फोकस करती थी। ठीक है, नेक्स्ट थी फिस्कल पॉलिसी, जो बेसिकली एक बजटरी पॉलिसी थी। ठीक, इसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा एक सेपरेट वीडियो में। एंड नेक्स्ट थी, वेरी लास्ट वन वाज एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है, जो बेसिकली फोकस करता था कि किस तरह से हम मैनेज करेंगे एक्सचेंज रेट को और इक्विलिब्रियम को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक, आपको अभी ये थोड़े पॉइंट आई नो समझ में नहीं आ रहे होंगे मे बी, सो वी विल डिस्कस दिस इन सेपरेट वीडियो, जिसमें सिर्फ हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डीपली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। सो हमें एक इसका एंड रिजल्ट मिल गया, जो बेसिकली है 3 वाइटल कॉम्पोनेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो फाइनली सम अप करने का टाइम है, दैट इज़ द वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने यही सब पढ़ा है अभी तक। आई एम जस्ट समिंग इट अप, एक साथ में बता रही हूँ बस उसी चीज़ को शॉर्ट में। पहला क्या था, थियरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। ठीक, दैट वाज द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। दूसरा क्या कॉम्पोनेंट है, थियरी जो रिलेट करती हैं डिसइक्विलिब्रियम से, जो हमने देखा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की, राइट। एंड तीसरा जो है फाइनली वो थियरीज रिलेट करती हैं उसी डिसइक्विलिब्रियम जो फॉर्म हुआ था उसको करेक्ट करने के लिए, जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज़ इट अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक एंड इसके वाइटल कॉम्पोनेंट्स। ये जो थियरीज़ मैंने आपको मेंशन करी हैं मॉनेटरी, फिस्कल और एक्सचेंज रेट, इसको मैं सेपरेट वीडियो में भी समझा दूंगी। सो दिस इज़ इट। अभी विल नेक्स्ट वीडियो में विल मूव ऑन टू द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड macroeconomics, as we have studied them, that what they are basically, correct. So thank you so much for watching the video. Stay safe, stay happy.